बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बूलियन अलजेब्रा को स्टडी करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बूलियन अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता चलेंगे, उसकी ज़रूरत का अंदाज़ा होगा कि वो कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, और फाइनली हम बूलियन लॉज को और मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे जो कि आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम मुख्तलिफ फंक्शंस की सिंप्लीफिकेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। बूलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़ने से पहले हमें जो जनरल अलजेब्रा है, जो एलिमेंट्री अलजेब्रा है, उसके बारे में बेसिक नो हाउ होनी चाहिए। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that helps in the representation of problems or situation in the form of mathematical expressions। हम जो अलजेब्रा हैं उसके अंदर जो सिचुएशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्रॉब्लम्स के अंदर कुछ वैल्यूज हमें मालूम होती हैं और कुछ हमें मालूम नहीं होती। तो जो हमें मालूम नहीं होती हम उनको डिफरेंट वेरिएबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक एक्स, वाई और जी। और इन अननोन वेरिएबल्स को भी उन्हीं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का पार्ट बना देते हैं। और फाइनली फिर हम क्या करते हैं, यूजिंग बेसिक रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स हम जो अननोन वैल्यूज हैं उनको फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि इक्वेशन गिवन है 2y + 4 = 8, तो इसमें जो y है दिस इज अननोन। अब हमने क्या किया, जो एक इक्वेशन लिख ली और जो अननोन वैल्यू है उसको भी उसका पार्ट बना लिया एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। और फिर फाइनली हम क्या करेंगे, इस अननोन वैल्यू को सॉल्व करेंगे। बेसिकली बूलियन अलजेब्रा क्या है, ये हमारे जो जनरल अलजेब्रा है उसी की एक ब्रांच है, लेकिन ये किस तरह से डिफरेंट है कि इसके अंदर जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू बूलियन होती है। क्या मतलब कि ट्रू होती है या फॉल्स होती है, या जैसे हम उसको 1 या 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिफरेंस क्या है, दो डिफरेंसेस हैं। एक तो डिफरेंस ये है कि जो हमारा जनरल अलजेब्रा है, एलिमेंट्री अलजेब्रा, उसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू कोई भी नंबर हो सकती है, वो 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। लेकिन जब हम बूलियन अलजेब्रा की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारा वेरिएबल या 1 होगा या 0 होगा। और दूसरा कि जो हमारे बूलियन अलजेब्रा के अंदर जो ऑपरेटर्स होते हैं वो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक एंड और नॉट, या वो गेट्स जो हमने पिछली वीडियो के अंदर स्टडी किए थे। और इसके बरक्स जो हमारा एलिमेंट्री अलजेब्रा है उसके अंदर जो ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे ऑर्डिनरी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन वगैरह के ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं। जो एक सवाल हमारे जहन में आता है वो ये है कि जो बूलियन अलजेब्रा है उसकी डीएलडी के हवाले से क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये बड़ा यूजफुल है फॉर एनालाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग स्लैश सिंप्लीफाइंग सर्किट्स। सबसे पहले हमने जब भी कोई हमारे सामने प्रॉब्लम आती है तो हम उसको एक फंक्शन की फॉर्म में राइट डाउन करते हैं यूजिंग बूलियन अलजेब्रा, और फिर क्या करते हैं, उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग द बूलियन लॉज। तो सिंप्लीफिकेशन से क्या फायदा होता है, जो नंबर ऑफ गेट्स हैं हमारे टारगेट डिजिटल सर्किट्स के वो कम हो जाते हैं। हम मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स को यूज करते हुए डिजिटल सर्किट बनाने में कामयाब होते हैं, और ये सारा हम बूलियन अलजेब्रा के रूल्स के थ्रू करते हैं। तो जो गेट्स अगर कम हो जाए तो उससे क्या फायदा होता है, उससे हमारा मल्टीपल हमें जो है ना फायदे होते हैं। एक तो आपका सर्किट सिंपल हो गया। सिंपल होने का मतलब है गेट कम हो गए तो जो कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, क्योंकि हमने मिनिमम नंबर ऑफ गेट से उसी सर्किट को इंप्लीमेंट कर लिया। और जब उसके गेट्स कम हो गए तो साथ साथ हमें एक और जो बेनिफिट है वो लो पावर कंजम्पशन का है। अगर आपने एक फंक्शन जो है वो बनाया है, एक सर्किट जिसके अंदर 10 गेट्स हैं और दूसरे के अंदर फॉर एग्जांपल 10 के बजाय 5 गेट्स हैं, तो जाहिर है जिसमें गेट्स कम है उसकी पावर कंजम्पशन भी कम होगी। और एक और जो बेनिफिट है वो है फास्टर ऑपरेशन। जब आपका सर्किट सिंपलर होता है, उसके नंबर ऑफ गेट्स कम होते हैं, तो उसमें प्रोपगेशन डिलेज भी कम हो जाते हैं, और उस वजह से आपका ओवरऑल जो ऑपरेशन है वो भी फास्ट हो जाता है। आने वाली जो अगली स्लाइड्स हैं उसके अंदर हम जो बूलियन अलजेब्रा के बेसिक रूल्स हैं जो कि हम डीएलडी के अंदर यूज करेंगे उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हम उसको प्रूव नहीं करेंगे, हमें सिर्फ उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि हम उसको फंक्शन की सिंप्लीफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो जो पहली प्रॉपर्टी हम स्टडी करने वाले हैं वो क्लोजर की प्रॉपर्टी है।
तो S इज क्लोज, S बेसिकली एक सेट है और इट इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू अ बाइनरी ऑपरेटर। क्लोजर की प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेटर। इफ फॉर एवरी पेयर ऑफ element of S, a unique element of S is obtained by applying the binary operator। आप दो एलिमेंट्स लेते हैं और उनको ऑपरेट करवाते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक ऑपरेटर, और जो रिजल्ट है वो भी उसी सेट में से आता है, तो हम कहते हैं कि ये सेट क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेटर। यहाँ पे एग्जांपल मैंने कोट की है सब डेसिमल नंबर्स की। सपोज हमारे पास जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो आपको मालूम है 1 2 3 4 और आगे कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है इनफाइनाइट नंबर तक। और अगर हम कोई भी दो एलिमेंट्स लें नेचुरल नंबर के और उनको ऐड करें तो आंसर भी एक नेचुरल नंबर आएगा। इसका मतलब है कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू प्लस। लेकिन नेगेटिव के हिसाब से ऐसा नहीं है। हम अगर एक छोटे नंबर में से बड़ा नंबर जो है उसको सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर नेचुरल नंबर नहीं आता। इसका मतलब है कि जो नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू माइनस। तो जो बूलियन हमारा सेट है वो क्या है, इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू और एंड विद रिस्पेक्ट टू एंड। जब भी हम दो बूलियन वेरिएबल्स को आपस में और करवाएं तब भी एक बूलियन नंबर ही आएगा, और जब उसको एंड करवाएं तो तब भी एक बूलियन नंबर ही आएगा। जो दूसरा लॉ हम स्टडी करने जा रहे हैं वो कम्यूटेटिव लॉ है। और जो कम्यूटेटिव लॉ है वो क्या स्टेट्स करता है कि चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ द वेरिएबल डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द आउटपुट ऑफ लॉजिक सर्किट्स। कि जो आपकी इनपुट वेरिएबल्स हैं उनकी आप सीक्वेंस चेंज करते हैं तो उससे आउटपुट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है कि x स्टेरिक y इज इक्वल टू y स्टेरिक x। अगर हमने x और y की सीक्वेंस चेंज की है तो वो आउटपुट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेरिक कोई जेनेरिक हमारा ऑपरेटर रिप्रेजेंट कर रहा है जहां कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है। तो जो हमारा बूलियन अलजेब्रा है उसके अंदर फॉर एग्जांपल जो और का ऑपरेशन है और जो एंड का ऑपरेशन है उसके ऊपर कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल है। यानी हम x और y करें और y और x करें तो दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। इसी तरह एंड के लिए भी ये लॉ एप्लीकेबल है। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो आइडेंटिटी एलिमेंट की है। तो ये बेसिकली ऐसा एलिमेंट है कि व्हेन कंबाइंड विद अनदर वैल्यू यूजिंग अ स्पेसिफिक ऑपरेटर रिजल्ट इन द ओरिजिनल वैल्यू। तो सबसे पहले तो ये है कि ये डिफाइन होता है विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक ऑपरेटर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है। और करता क्या है, जब ये किसी भी वैल्यू के साथ हम इसको ऑपरेट करवाते हैं तो आंसर ओरिजिनल वैल्यू का ही आता है, यानी ओरिजिनल वैल्यू अनचेंज्ड रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मालूम है कि हम किसी भी जो है वेरिएबल को और करें विद जीरो तो हमारा आंसर क्या रहता है, वो एग्जैक्टली वही रहता है जो कि ओरिजिनल होता है, x और जीरो या जीरो और x इज इक्वल टू x। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन बुलियन अलजेब्रा विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटर और। इसी तरह हम किसी भी एलिमेंट को एंड करें विद वन तो आपका ओरिजिनल आंसर वही होगा जो आपकी वैल्यू होगी। यानी x को हम 1 के साथ जब एंड करते हैं तो आंसर x ही आता है। इसका मतलब है कि 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन बुलियन अलजेब्रा विद रिस्पेक्ट टू एंड गेट। जो नेक्स्ट लॉ हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है एसोसिएटिव लॉ। तो ये क्या कहता है, द ऑर्डर इन विच द लॉजिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इज इररेलेवेंट एज देयर इफेक्ट इज सेम। कि आप जो ऑर्डर है लॉजिक ऑपरेशंस का उसे अगर चेंज भी कर दें तो आउटपुट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे देखें, आपने तीन जो इनपुट्स हैं उनको आपस में एंड किया हुआ है, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें आपने y और z को पहले एंड किया और फिर रिजल्ट को x के साथ एंड किया, और जो दूसरी साइड है उसमें हमने x और y को पहले एंड किया और फिर आंसर को z के साथ किया। यानी आपने जो वेरिएबल्स के ऑपरेशन का ऑर्डर है उसको चेंज किया लेकिन आंसर एक जैसा रहा। इसी तरह यहाँ पे और के बारे में भी एसोसिएटिव लॉ बताया गया है कि आप ऑपरेशंस का जो ऑर्डर है चेंज भी कर दें तो अगर आपका एसोसिएटिव लॉ एप्लीकेबल है तो आउटपुट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो वैसी ही रहेगी जैसे ऑर्डर चेंज करने से पहले आउटपुट थी। डुअलिटी प्रिंसिपल। तो डुअलिटी प्रिंसिपल बेसिकली एक फंक्शन को डिफरेंट एंगल से देखने का एक तरीका है। वो ये क्या कहता है कि ये कहता है कि द एक्सप्रेशन रिमेन वैलिड इफ ऑपरेटर्स एंड आइडेंटिटी एलिमेंट्स आर इंटरचेंज्ड। कि जो आपके ऑपरेटर्स हैं उनको हम चेंज कर दें आपस में। ऑपरेटर से मुराद क्या है कि और को एंड के साथ और एंड को और के साथ रिप्लेस कर दें,
और इसी तरह आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू और जो एंड है, हम यानी 1 और 0 को 1 को आपस में चेंज कर दें तो एक्सप्रेशन आपका स्टिल वैलिड रहेगा। हम एक एग्जांपल के जरिए इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। एक हमने फंक्शन लिखा हुआ है कि जो आउटपुट 1 देता है जब x बार को हम और करते हैं y और w के एंड के साथ। तो इसका जो डुअल होगा वो क्या होगा, वो होगा हम 1 को 0 से चेंज कर देते हैं और बाकी जो ऑपरेटर्स हैं उनको चेंज कर देते हैं। तो ये हमें डुअल क्या बता रहा है कि जब हम x बार को एंड करेंगे y और w के और के साथ तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। जो डुअलिटी प्रिंसिपल है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम फंक्शन इन अ डिफरेंट वे। इसकी वजह से फंक्शन चेंज नहीं होता बल्कि हम उसको एक डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, आपको जैसे मैंने भी पिछली स्लाइड में बताया कि 0 को 1 से, 1 को 0 से, एंड को और से और को एंड से रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है वो चेंज नहीं होता बल्कि हमारा जो देखने का अंदाज है वो बदल जाता है। इसकी एक एग्जांपल है, अगर सपोज के क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और 40 में से 30 प्रेजेंट हैं, तो हम एक तरीका तो ये है कि हम कहें कि 30 आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, और दूसरा तरीका ये भी है कि हम कहें कि 10 आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। तो उसकी वजह से रिजल्ट में फर्क नहीं हुआ। तो एग्जैक्टली इसी तरह से जो डुअल हमारा फंक्शन का होता है उसकी वजह से रिजल्ट चेंज नहीं होता बल्कि वो रिप्रेजेंटेशन का एक डिफरेंट वे है। दो और जो प्रॉपर्टीज बूलियन अलजेब्रा के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं वो हैं कि जब हम किसी भी नंबर को अपने साथ और करें या एंड करें तो आंसर वही नंबर आएगा, वो चेंज नहीं होगा। एक और जो थ्योरम है वो ये है कि जब हम किसी भी नंबर को और करते हैं 1 के साथ तो आंसर 1 आता है, और जब किसी भी नंबर को एंड करते हैं 0 के साथ तो आंसर 0 आता है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है वो डी मॉर्गन्स लॉ है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बताता है कि किस तरह से हमने एक नंबर का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो x और y होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट। इसमें हमने क्या किया कि आपका ऑपरेटर जो है वो और से एंड हो गया और जो दोनों आपके नंबर्स हैं वो क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट हो गए। इसी तरह जो इसका इनवर्स प्रोसेस है, जब दो नंबर एंड हो रहे हो उसका हमने होल कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट। और जो नेक्स्ट हमारा लॉ है वो एब्जॉर्प्शन लॉ है। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है, एब्जॉर्प्शन लॉ कहता है कि अगर आप x और xy करें तो दैट इज इक्वल टू x। इसकी क्या तरीकाकार है, x अगर हम कॉमन ले लें तो आ जाएगा 1 प्लस वाई, 1 प्लस 1 और y जो है हम 1 के साथ जब भी किसी नंबर को और करते हैं तो आंसर 1 ही आता है, तो इस तरह आंसर हमारा x आ जाएगा। ऑपरेटर प्रेसिडेंस, हम इसमें देखेंगे कि कौन से ऑपरेटर की जो प्रायोरिटी है वो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है वो हमारे पैरेंथेसिस की होती है, फिर नॉट गेट की, फिर एंड, और फाइनली हम और करते हैं। यहाँ एग्जांपल में आप देखिए x और y होल कंप्लीमेंट, तो सबसे पहले हमने इसकी ब्रैकेट पैरेंथेसिस को ओपन किया, उसके बाद हम x और y जो है इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यानी जो सेकंड प्रेसिडेंस है वो नॉट गेट की है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, x बार और y बार के दरमियान एंड करेंगे, क्योंकि इसमें और नहीं है। अगर और ऑपरेटर होगा तो हम उसको लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें ये प्रेसिडेंस को देखना पड़ेगा, इसी को अप्लाई करना पड़ेगा। दो मजीद लॉज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। पहला लॉ ये कहता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो ये कहता है कि आप अगर x को एंड कर रहे हैं y और z के साथ, तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप x को इंडिविजुअली y के साथ एंड करें और x को इंडिविजुअली z के साथ एंड करें और फिर उनको और कर लें, तो आंसर सेम वैलिड रहेगा। इसी तरह अगर हम x को और कर रहे हैं y एंड z के साथ, तो ये भी पॉसिबल है कि आप x को y के साथ पहले और करें और x को z के साथ और करें और फिर बाद में आप क्या करते हैं, उनको एंड कर दें, तो आंसर वैलिड रहेगा। और इसी तरह से जो कॉम्प्लीमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट फॉर एवरी वेरिएबल बिलोंगिंग टू बूलियन अलजेब्रा, x कॉम्प्लीमेंट बिलोंग टू b। तो जो x का कॉम्प्लीमेंट हमें कैसे पता चलेगा कि ये है या नहीं, अगर हम उन दोनों को और करेंगे x और x
बार को, तो जो आंसर है वो आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू और के बराबर होना चाहिए। इसी तरह हम अगर x को एंड करेंगे x कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो जो आंसर है वो आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एंड आंसर आना चाहिए, तो वो इसका मतलब है कि वो उसका कॉम्प्लीमेंट है। ये प्रॉपर्टी अगर हमारी फुलफिल होगी तो इसका मतलब है कि जो हमने x बार है दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ x। अब वक्त हुआ है एक क्विज का, और क्विज में आपके सामने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिवन है और आपने क्या करना है, आपने बूलियन अलजेब्रा के जो लॉज हैं उसको यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पहले कमेंट में गिवन होगा। आप इसको सॉल्व करें और उस आंसर के साथ अपना आंसर मैच करें। जो थिंकिंग असाइनमेंट होती है उसमें हम एक ओपन एंडेड क्वेश्चन आपको देते हैं, और आज का ओपन एंडेड क्वेश्चन हमने इस स्लाइड के अंदर, इस वीडियो के अंदर डिस्कस भी किया है। तो आपने ज़रा बताना है कि ये जो बूलियन अलजेब्रा है ये किस तरह हमारे जो डीएलडी के सर्किट्स हैं उनको ऑप्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। हम किस तरह से उसके ज़रिए जो कॉम्प्लेक्सिटी है सिस्टम की उसको कम करते हैं, कॉस्ट को कम करते हैं और स्पीड को बढ़ाते हैं। तो आपने इसको खुद मज़ीद एक्सप्लोर करना है। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और जो सिग्निफिकेंस है बूलियन अलजेब्रा की वो मालूम होगी।